यह विमान दक्षिणी गलियारे के साथ साथ उड़ा और इसकी अंतिम स्थिति पर्थ के पश्चिम में हिंद महासागर के मध्य में थी। 12 वर्षों की लंबी चुप्पी के बाद वैज्ञानिकों ने 2026 में MH370 मामले को फिर से खोला। नए डेटा सील बंद फाइलों और भूले हुए संकेतों की अंततः फिर से जांच की गई। जो कुछ उन्होंने उजागर किया उससे कोई राहत नहीं मिली। इसने और भी गहरा भय और तीखे सवाल खड़े कर दिए। क्या विमान के गायब होने का कारण महज एक दुर्घटना से कहीं अधिक भयावह हो सकता है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उस फाइल को खोलेंगे जो कभी खुली ही नहीं। विमान दुर्घटना MH370 के लापता होने के बाद शोक धीरे धीरे अनिश्चितता में बदल गया। परिवार शोक में डूबे हुए थे, साथ ही वे अधिकारियों की हर घोषणा पर बारीकी से नजर रख रहे थे ताकि उन्हें जवाब मिल सके। हालांकि स्पष्टता के बजाय उन्हें और अधिक भ्रम का सामना करना पड़ा। शुरुआत से ही मलेशियाई अधिकारियों को संचार में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अस्पष्ट, अपर्याप्त और कई बार गलत बयान दिए। नागरिक और सैन्य बयानों में अंतर ने जनता के संदेह को और बढ़ा दिया, खासकर तब जब विमान के ठिकाने और उसके अंतिम संपर्क के समय के बारे में विरोधाभासी जानकारी दी गई। समय बीतने के साथ साथ आलोचना और भी तीव्र होती गई। कई टिप्पणीकारों का मानना था कि विवरण धीरे धीरे सामने आ रहे थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरी कहानी को जानबूझकर छिपाया जा रहा था। मलेशिया के पूर्व कार्यवाहक परिवहन मंत्री, जिन्होंने रक्षा मंत्री का पद भी संभाला था, ने खोज अभियान में शामिल देशों के बीच किसी भी तरह के मतभेद की आशंका को खारिज कर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के विद्वानों ने अंतर्निहित विश्वास संबंधी मुद्दों की ओर इशारा किया। सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी से संबंधित लगातार क्षेत्रीय संघर्षों ने सहयोग में बाधा डाली। प्रत्येक देश संवेदनशील जानकारी प्रकट करने से हिचकिचा रहा था, जिसके कारण संचार धीमा और सीमित हो गया। एक चीनी विद्वान ने पाया कि खोज में एकता का अभाव था और प्रत्येक देश एक एकजुट टीम के रूप में सहयोग करने के बजाय अपने अपने अभियान चला रहा था। इस दृष्टिकोण ने खोज प्रयासों की समग्र प्रभावशीलता में बाधा डाली। इसके बावजूद कुछ सकारात्मक घटनाक्रम भी हुए, जैसे कि वियतनाम द्वारा चीनी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति देना, जिसे सद्भावना के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि यह सहयोग अल्पकालिक रहा, क्योंकि वियतनाम के उप परिवहन मंत्री द्वारा मलेशिया के सूचना अनुरोधों पर प्रतिक्रिया न देने की शिकायत के बाद वियतनाम ने अपने खोज प्रयासों को कम कर दिया। चीन भी इससे नाराज हो गया। चीनी अधिकारियों ने सरकारी मीडिया के माध्यम से मलेशिया को मिशन की पूरी कमान संभालने और जनता के प्रति अधिक पारदर्शी रहने की सलाह दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाद में इस अपील को दोहराया। विवाद का मुख्य कारण सूचना थी। शुरुआत में मलेशिया ने सैन्य रडार डेटा को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। हालांकि बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए सरकार अंततः मान गई। सैन्य विश्लेषकों ने इस तरह की गोपनीयता के पीछे का कारण बताया। रडार की विशिष्ट जानकारी से किसी प्रणाली की क्षमताओं और वस्तुओं को ट्रैक करने में उसकी दक्षता का पता चल सकता है, जबकि अन्य देशों के पास भी अपना रडार या पानी के नीचे का डेटा हो सकता है। इसे साझा करने से गोपनीय रक्षा स्थितियों, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चलने वाली पनडुब्बियों की जानकारी उजागर हो सकती है। खोज की दिशा बदलने में देरी हुई। विमान के लापता होने के 3 दिन बाद ही एक ब्रिटिश उपग्रह कंपनी ने सुझाव दिया कि विमान मूल खोज क्षेत्रों से भटक गया होगा। उत्तर या दक्षिण की ओर
संभावित वैकल्पिक मार्ग का संकेत देने वाली जानकारी बहुत बाद में सार्वजनिक की गई, जब मलेशियाई प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बात की। मलेशिया एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उपग्रह डेटा का गहन विश्लेषण आवश्यक है। डेटा को गोपनीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं के साथ साझा किया गया और फिर आगे की जांच के लिए भेजा गया। जब अंततः विश्लेषण पूरा हुआ तो ब्रिटिश जांचकर्ता भी स्वतंत्र रूप से उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जैसे ही अधिकारियों ने जानकारी और रणनीति पर चर्चा की, परिवारों का ध्यान एक अलग चिंता की ओर मुड़ गया। उन्होंने ले जाए जा रहे सामानों की पूरी सूची प्राप्त करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि इससे उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को विमान में मौजूद वस्तुओं की वास्तविक जानकारी सामने आ सकती है। मलेशियाई सरकार ने देश की सुरक्षा से संबंधित कारणों का हवाला देते हुए सूची साझा करने से इनकार कर दिया। आज तक माल सूची के कुछ हिस्से दुर्गम बने हुए हैं। जो सीमित जानकारी सामने आई है, उससे अटकलें और भी तेज हो गई हैं। जांचकर्ताओं ने बाद में पुष्टि की कि उड़ान भरने के बाद माल सूची के एक हिस्से में बदलाव किया गया था। विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद सिस्टम में एक खेप दर्ज की गई, जो कि अत्यंत अनियमित थी और जिसकी आधिकारिक जांच होनी चाहिए थी। औपचारिक समीक्षा करने के बजाय रिकॉर्ड को चुपके से संशोधित किया गया और फिर सील कर दिया गया। संबंधित कार्गो कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक प्रतिबंधित क्षेत्र से आया था, जो सुबांग में रॉयल मलेशियाई वायुसेना बेस के पास स्थित है। दस्तावेजों में इसे विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बताया गया था, लेकिन बीजिंग में इसके निर्माता, मालिक या इच्छित प्राप्तकर्ता का कोई उल्लेख नहीं था। इस जानकारी के अभाव ने चिंताएं बढ़ा दीं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस उड़ान के कारण विमानन इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया गया था। इस स्थिति में पारदर्शिता को प्राथमिकता देना अधिक उचित होता। हालांकि पूछताछ करने पर जवाब देने में आनाकानी की गई। विमान में मौजूद एक अन्य वस्तु को लेकर चिंता थी। विमान में 440 पाउंड लिथियम आयन बैटरी ले जाई जा रही थीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन बैटरियों के अत्यधिक गर्म होने और आग लगने की प्रवृत्ति होती है। दुबई में पहले भी इसी तरह की कार्गो समस्या के कारण एक मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने चिंताएं बढ़ा दी थीं। दोनों घटनाओं में समानता चिंताजनक थी। मलेशियाई अधिकारियों ने पुष्टि की कि बैटरियों को सुरक्षित रूप से पैक किया गया था और उनकी जानकारी सही ढंग से घोषित की गई थी। उन्होंने संभावित खतरे की किसी भी आशंका को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार से संबद्ध न होने वाले विमानन विशेषज्ञों को संदेह बना रहा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि धीरे धीरे लगी आग के कारण विमान के केबिन में जहरीली गैसें फैल गई होंगी, जिससे संचार प्रणाली ठप हो गई होगी और पायलटों को अपना मार्ग बदलना पड़ा होगा। कुछ अन्य लोगों का यह भी अनुमान था कि आग के कारण महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो गए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रांसपॉन्डर काम करना बंद कर दिया और विमान रडार से गायब हो गया। हालांकि इन परिकल्पनाओं से भी कार्गो दस्तावेजों में हुए बदलावों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। यदि बैटरियां सामान्य और हानिरहित थीं, तो रिकॉर्ड को सील करने का क्या औचित्य था? लोडिंग जोन से सुरक्षा कैमरे की फुटेज की जांच करने से अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को रोकने के पीछे क्या तर्क था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर अनुत्तरित प्रश्न ने नई परिकल्पनाओं को जन्म दिया। खेप में गोपनीय सैन्य उपकरणों की संभावित संलिप्तता को लेकर अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि कार्गो में गुप्त अनुसंधान संसाधन भी शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों को संदेह था कि एक मामूली लिपिकीय त्रुटि संचार की कमी और देरी के कारण एक बड़ी समस्या में तब्दील हो गई।
समय बीतने के साथ संदेह सहनशीलता पर हावी हो गया। यदि माल सामान्य था, यदि उससे कोई खतरा नहीं था, तो चुप्पी समझ से परे थी। इस मामले को इतने लंबे समय तक गुप्त क्यों रखा गया? संदेह को बेरोकटोक बढ़ने की अनुमति क्यों दी गई? आइए हम इस विषय में और गहराई से चर्चा करें। वह फाइल जिसने सब कुछ बदल दिया। फ्लाइट MH370 के रहस्यमय ढंग से लापता होने के 5 साल बाद दुनिया भर के परिवारों में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। कई लोगों को यकीन था कि इस मामले से जुड़े सभी सुराग लंबे समय से गायब हो चुके हैं। हालांकि 2019 में फ्रांस में एक अप्रत्याशित दस्तावेज सामने आया जिसने इस पेचीदा मामले को फिर से जीवंत कर दिया। इस घटना ने आशा की एक नई किरण जगाई, लेकिन साथ ही प्रभावित परिजनों के मन में गहरी चिंता की भावना को भी फिर से पैदा कर दिया। लापता विमान में सवार फ्रांसीसी नागरिकों के परिवार द्वारा शुरू की गई कानूनी जांच के दौरान ये निष्कर्ष सामने आए। इनमें से एक पीड़ित के 3 बच्चों का पिता था, जो ऐसे जवाब ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिन्हें भुलाया न जा सके। विमान में कई फ्रांसीसी नागरिक सवार थे, इसलिए फ्रांस को अपनी अलग से जांच करने का भकान देने का अधिकार था। फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने सावधानीपूर्वक उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जिनका पहले पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया गया था। उनके द्वारा की गई खोजें चिंताजनक थीं। गोपनीय दस्तावेज से पता चला कि विमान के कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद कार्गो सूची में 90 किलोग्राम का एक डिब्बा शामिल किया गया था। असल में विमानन नियमों के विरुद्ध होने के बावजूद आधिकारिक दस्तावेजों में उस बक्से का उल्लेख किया गया था। सामान्यतः विमान के उड़ान भरने के बाद माल नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि प्रविष्टि में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बक्सा शुरू से ही वहां मौजूद था। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि विमान में कुल 10,806 किलोग्राम माल था। इसमें उष्णकटिबंधीय फल मैंगोस्टीन से भरे 4 कंटेनर शामिल थे, जिनका कुल वजन 4,566 किलोग्राम था। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी की खेप भी उल्लेखनीय थी। मलेशियाई जांचकर्ताओं ने तोड़फोड़ की संभावना को खत्म करने के लिए फल विक्रेताओं और चीनी आयातकों से पूछताछ की। कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला। खेप में 2,453 किलोग्राम वजन की लिथियम आयन बैटरी शामिल थीं। मलेशिया स्थित मोटोरोला सॉल्यूशंस की एक फैक्ट्री से इन्हें चीन के तियानजिन भेजा गया था। बैटरियों की पैकेजिंग वैश्विक मानकों के अनुसार की गई थी, लेकिन विमान में रखे जाने से पहले कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनकी अतिरिक्त जांच नहीं की गई। इस निरीक्षण की कमी से चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियों के अत्यधिक गर्म होने पर आग लगने का खतरा होता है। पहले भी इसी तरह की घटनाओं के कारण विमानन क्षेत्र में कड़े नियम लागू किए गए थे। फ्रांसीसी दस्तावेज ने न केवल बैटरी और फलों के कारण, बल्कि एक अतिरिक्त क्रेट के कारण भी चिंता पैदा की। जांच करने पर पता चला कि विमान के उड़ान भरने के बाद ही शिपमेंट को सिस्टम में दर्ज किया गया था। अंतिम सूची में केवल डिब्बे का विवरण था। भेजने वाले अंदर क्या था या उसका प्रबंधन कैसे किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई स्पष्टीकरण या संशोधन नहीं दिया गया। इसे बस रहस्यमय तरीके से जोड़ दिया गया था। जांचकर्ताओं को यकीन नहीं था कि यह महज एक अनजाने में हुई गलती थी। उन्हें संदेह था कि सरकारी रिकॉर्डों में छेड़छाड़ हुई होगी। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि साथ में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। क्रेट पर एयरवे बिल नंबर का न होना विशेष रूप से चिंताजनक था। यह नंबर देशों के बीच किसी भी शिपमेंट की आवाजाही की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पैकेज का पता लगाना, उसकी जांच करना या उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना संभव नहीं था। उस रात कार्गो टर्मिनल से प्राप्त वीडियो फुटेज कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। मलेशियाई सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि एक अपुष्ट पैकेज सुरक्षा जांच को पार करके
विदेश जाने वाले विमान में कैसे पहुंच गया। हर बार जब उन्होंने स्पष्टीकरण देने से इनकार किया तो इससे संदेह और अविश्वास ही बढ़ा। हर अनुत्तरित प्रश्न के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता गया। विमानन विशेषज्ञों ने संभावित कारणों की जांच शुरू कर दी। कुछ ने अनुमान लगाया कि जानकारी का अभाव किसी गोपनीय मामले का संकेत हो सकता है। माल ढुलाई क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कंपनी वाणिज्यिक और रक्षा दोनों प्रकार के माल का संचालन करती थी। यदि कंटेनर में प्रतिबंधित वस्तुएं थीं, तो आधिकारिक दस्तावेजों में इसका उल्लेख न होना जानबूझकर किया गया हो सकता है। हालांकि इस परिदृश्य से गंभीर परिणाम निकलते हैं। इससे यह संकेत मिला कि यात्री और चालक दल अनजाने में उस विमान में सवार थे जिसमें केवल सैन्य उपयोग के लिए माल रखा हुआ था। कुछ लोगों ने तकनीकी समस्याओं से संबंधित एक अलग सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनका मानना था कि यदि माल में चुंबकीय या रासायनिक गुणों वाली वस्तुएं थीं, तो थोड़ी सी भी अस्थिरता के कारण विमान के निचले हिस्से में व्यवधान या अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो सकती थी। विमान में लिथियम आयन बैटरी की मौजूदगी से संभावित जोखिम और भी बढ़ गया होगा। क्रमिक और अप्रत्यक्ष रूप से घटित घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप तत्काल किसी भी चेतावनी के बिना महत्वपूर्ण उड़ान प्रणालियों को नुकसान पहुंच सकता था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने अतिरिक्त जानकारी के लिए औपचारिक रूप से मलेशिया से संपर्क किया है। उन्होंने दस्तावेज स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड की समीक्षा करने की अनुमति मांगी है। हालांकि मलेशियाई अधिकारियों ने इन अनुरोधों का पालन नहीं किया। वे अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी माल की पूरी तरह से जांच की गई थी और उससे कोई खतरा नहीं था। इस बयान से न तो किसी को तसल्ली मिली और न ही किसी चिंता का समाधान हुआ। तो आखिर विमान गायब कैसे हुआ? आइए जानते हैं। उस रात आसमान में सन्नाटा छा गया। 8 मार्च 2014 को आधी रात के कुछ ही समय बाद मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुचारू रूप से रवाना हुई। उम्मीद थी कि यह बीजिंग के लिए एक शांतिपूर्ण रात्रिकालीन यात्रा होगी, बस एक और नियमित हवाई उड़ान। बोइंग 777 विमान में 239 यात्री सवार थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और परिवार थे जो उनके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। मौसम शांत था और विमान अच्छी स्थिति में था। चालक दल अनुभवी और कुशल था। हालात बिगड़ने का कोई संकेत नहीं था। सुबह 119 बजे रेडियो पर कैप्टन जाहरी अहमद शाह की शांत आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शुभ रात्रि कहा और अगली फ्रीक्वेंसी की पुष्टि की। बातचीत सामान्य और तनाव मुक्त थी, जिसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। किसी को भी यह नहीं पता था कि ये उस उड़ान से सुनाई देने वाले अंतिम शब्द होंगे। विमान के नागरिक रडार स्क्रीन से गायब होने के कुछ ही समय बाद कुआलालंपुर स्थित नियंत्रकों ने बार बार संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। MH370 अचानक शांत हो गया था। उस समय दुनिया को यह पता नहीं था कि विमान अचानक गायब नहीं हुआ था। हैरानी की बात यह है कि बाद में सैन्य रडार ने सच्चाई का खुलासा किया। नागरिक रडार से गायब होते ही विमान ने मलेशिया के ऊपर से तेजी से वापस मुड़ गया। यह विमान सुनियोजित ढंग से पश्चिम की ओर मलक्का जलडमरू मध्य की ओर बढ़ा। विमान ऊपर नीचे होता रहा और अपनी ऊंचाई को उद्देश्यपूर्ण तरीके से बदलता रहा। हर क्रिया से अव्यवस्था नहीं, बल्कि सुनियोजित संचालन का संकेत मिल रहा था। यह स्पष्ट था कि कोई व्यक्ति नियंत्रण में था और जानता था कि वह क्या कर रहा है। MH370 लगभग 1 घंटे तक पारंपरिक ट्रैकिंग सिस्टम की पकड़ में नहीं आया, क्योंकि विमान की पहचान और स्थान की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देने वाले ट्रांसपॉन्डर को जानबूझकर निष्क्रिय कर दिया गया था।
इस साधारण से कार्य ने अत्यधिक सुरक्षित यात्री विमान को एक अदृश्य इकाई में बदल दिया, जिससे मानक तरीकों से इसकी पहचान या निगरानी करना मुश्किल हो गया। केवल सैन्य रडार ही उस रहस्यमय वस्तु का पता लगाने में सक्षम था जो हवाई क्षेत्र में विचरण कर रही थी। रडार डिस्प्ले से पता चला कि विमान पेनांग द्वीप के करीब उड़ रहा था, जहां से कप्तान था। इसके बाद उसने अपना मार्ग बदलकर उत्तर पश्चिम की ओर रुख कर लिया और अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया। विश्लेषकों ने बाद में बताया कि विमान का मार्ग रडार की पकड़ की सीमा के बेहद करीब था। विमान मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के निगरानी क्षेत्रों के बीच से निकलने में कामयाब रहा। यह कोई लक्ष्यहीन भटकन नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके लिए विशेषज्ञता, सटीक समय निर्धारण और क्षेत्रीय सैन्य क्षमताओं की पूरी समझ आवश्यक थी। सैन्य रडार ने सुबह 2:22 बजे मलेशियाई हवाई क्षेत्र की सीमा के पास MH370 से आखिरी संपर्क दर्ज किया। उस समय से विमान संचार, नेविगेशन संकेतों और दृष्टि से ओझल हो गया। विमान खामोशी में गायब हो गया, अपने पीछे कोई निशान या गवाह नहीं छोड़ गया। ध्वनि का पूरी तरह से न होना संभव नहीं था। पृथ्वी के ऊपर कक्षा में मौजूद उपग्रह अभी भी सुन रहे थे। उनमें से INIRSAT 3F1 नामक एक ब्रिटिश संचार उपग्रह ने कुछ असामान्य चीज का पता लगाया। विमान के लापता होने के बाद भी घंटों तक अंतरिक्ष में धुंधले स्वचालित संकेत भेजे जाते रहे। ये संकेत संकट के संकेत नहीं थे, बल्कि विमान की उपग्रह प्रणाली के कार्यशील होने की संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि थे। रात से सुबह तक कुल 8 संकेत प्राप्त हुए। ये संकेत नियमित अंतराल पर आते प्रतीत होते थे, मानो विमान आकाश से संवाद कर रहा हो। अंतिम संकेत दक्षिणी हिंद महासागर के एक निर्जन क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जिसे 7वां चाप कहा जाता है। उस समय इन संकेतों का महत्व सभी के लिए एक रहस्य था। सिग्नल का विश्लेषण करते समय इंजीनियरों ने आवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा, जिसे डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। इन बदलावों से गतिविधि का संकेत मिला। विमान बिना किसी उद्देश्य के तैरने या नीचे उतरने के बजाय लगातार दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा था। विमान की हलचल से जानबूझकर किए गए संचालन का संकेत मिला। इस महत्वपूर्ण खोज का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे पता चला कि रडार से गायब होने के बाद MH370 लगभग 7 घंटे तक हवा में बना रहा। यदि विमान में अचानक कोई संकट आ जाता तो उपग्रह प्रणाली तुरंत काम करना बंद कर देती। हालांकि यह सक्रिय रहा, जिससे संकेत मिलता है कि विमान के सिस्टम अभी भी काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि सहायक पावर यूनिट चालू थी, ईंधन की निगरानी की जा रही थी, ऊंचाई को नियंत्रित किया जा रहा था और विमान को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा गया था। सुबह 8:19 बजे अंतिम सिग्नल में अचानक बदलाव आया, जो तेजी से नीचे गिरने का संकेत था, संभवतः विमान के अंत का संकेत। संकटकालीन कॉल, आपातकालीन सिग्नल या तत्काल मलबे के न मिलने के बावजूद समुद्र ने सारे निशान छुपा दिए। विमान के गायब हो जाने के बाद भी उसके उड़ते रहने का एकमात्र सबूत वे धुंधले सिग्नल थे। अगर विमान में सवार लोग अक्षम हो गए थे, तो किस शक्ति ने उसे उड़ान भरने में मदद की? किसने चुप्पी साधे रखी? MH370 को उस विशाल खाई में किसने धकेला? वह सिम्युलेटर जो कभी नहीं रुका। कैप्टन जाहरी अहमद शाह के आवास में प्रवेश करने पर जांचकर्ता निर्णायक उत्तरों की बजाय कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ठोस समाधान खोजने के बजाय उन्हें उनके कंप्यूटर में छिपे हुए लापता हवाई जहाज की एक रहस्यमय उपस्थिति का पता चला। आश्चर्यजनक रूप से हार्ड ड्राइव के भीतर
गहराई में उन्हें ऐसी परेशान करने वाली जानकारी मिली जो भविष्य के जांचकर्ताओं को अचंभित कर देगी। फ्लाइट सिमुलेटर का डेटा विमान MH370 की अंतिम उड़ान के मार्ग से काफी मिलता जुलता था। ये दस्तावेज 2014 में खोजे गए थे और 2016 में ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा आधिकारिक तौर पर सत्यापित किए गए थे। कंप्यूटर द्वारा निर्मित मार्ग का अनुसरण किया गया जो दक्षिण की ओर समुद्र में एक सुनसान क्षेत्र की ओर जाता था। निर्देशांक इनमारसैट उपग्रह से प्राप्त जानकारी द्वारा निर्धारित दक्षिणी मार्ग से काफी हद तक मेल खाते थे। यह बात निर्विवाद थी कि वे कितने समान थे। डिजिटल यात्रा उसी सुनसान इलाके में समाप्त हुई जहां वास्तविक विमान गायब हुआ था। इस खोज से कई शोधकर्ता व्याकुल हो गए। सिमुलेशन से संकेत मिला कि विमान एकांत में शून्य की ओर जा रहा है, जहां से लौटने का कोई रास्ता या वैकल्पिक गंतव्य नहीं है, बस एक विशाल महासागर है। यह विमान दुर्घटना के अंतिम क्षणों से काफी मिलता जुलता था, जिससे कुछ लोगों का मानना था कि यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पायलट ने विमान के गायब होने की पूर्व नियोजित योजना बनाई थी। जैसे जैसे इस सिद्धांत में लोगों की रुचि बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग कैप्टन जहारी के चरित्र की बारीकी से जांच करने लगे। उन्हें जानने वाले लोग उन्हें एक चिंतनशील और अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में चित्रित करते थे। वे तीव्र बुद्धि के धनी थे और अपने पेशेवर कार्यों में अत्यंत सावधानी बरतते थे। विमानन के प्रति उनका जुनून गहरा था, जो उनके द्वारा अकेले ही उड़ान सिमुलेशन को बेहतर बनाने में बिताए गए अनगिनत घंटों से स्पष्ट था। उनके करीबी लोगों ने उनके व्यक्तिगत व्यवहार में एकांत की ओर झुकाव देखा। वे विनम्र शांत स्वभाव के थे और सामाजिक मेलजोल की बजाय एकांत को प्राथमिकता देते थे। उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था। कुछ ने सुझाव दिया कि सिम्युलेटर से प्राप्त डेटा एक सुनियोजित और जानबूझकर किए गए व्यवहार को दर्शाता है। उनका मत था कि यह अचानक लिए गए निर्णय के बजाय पूरी तरह से योजनाबद्ध व्यवहार था। यह सिद्धांत सामने आया कि दक्षिण की यात्रा का अभ्यास सावधानीपूर्वक किया गया होगा ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके और बचाव अभियान से बाहर निकला जा सके। इन विशेषज्ञों की नज़र में सिम्युलेटर केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बावजूद कहानी में कई महत्वपूर्ण कमियां थीं। उपग्रह से मिली जानकारी के अनुसार MH370 का वास्तविक मार्ग अनियमित नहीं था। यह किसी भी तरह से जल्दबाजी में अपने अंत की ओर नहीं बढ़ रहा था। इसके विपरीत विमान ने लगभग 7 घंटे तक स्थिर उड़ान भरी। उसने अपनी ऊंचाई बनाए रखी गति को नियंत्रित किया और ईंधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इन विशेषताओं से पता चलता है कि विमान में व्यवस्थित प्रबंधन और कुशल संचालन की क्षमता थी। यह भावनात्मक रूप से टूटे हुए व्यक्ति के चित्रण से मेल नहीं खाता था। इससे एक चुनौतीपूर्ण दुविधा उत्पन्न हुई। यदि लक्ष्य उड़ान को शीघ्र समाप्त करना था, तो विमान के हवा में अधिक समय बिताने वाले मार्ग को चुनने के पीछे क्या तर्क था? यात्रा को शीघ्र समाप्त करने के बजाय इसे समुद्र के सबसे दूरस्थ बिंदुओं में से एक की ओर सुचारू रूप से ले जाने का विकल्प क्यों चुना गया? उड़ान की विस्तारित अवधि के लिए धैर्य, रणनीतिक योजना और अटूट एकाग्रता की आवश्यकता प्रतीत होती थी। अंतिम उपग्रह संकेतों ने कुछ चिंताएं पैदा कीं। अंतिम इनमारसैट पिंग की समीक्षा से जटिल समायोजन का पता चला, जो ऑपरेटर द्वारा विमान की पूरी समझ और सुनियोजित योजना का संकेत देते हैं। इस बारीकी पर ध्यान देने से विशेषज्ञों ने एक सरल व्याख्या की वैधता पर सवाल उठाया। संकट संकेत या विदाई संदेश की अनुपस्थिति ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया। जब पायलट जानबूझकर उड़ान समाप्त करते हैं, तो वे आम तौर पर किसी न किसी रूप में संदेश छोड़ जाते हैं।
लेकिन इस मामले में पूरी तरह से सन्नाटा था, जिससे जांचकर्ताओं के बीच चिंता पैदा हो गई। अनिश्चितताओं के बने रहने के कारण नए सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया कि क्या कैप्टन जाहारी ने अंतिम क्षणों में पूर्ण अधिकार अपने पास रखा था। बाहरी हेरफेर या दूरस्थ हस्तक्षेप की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई गईं। हालांकि इन सिद्धांतों को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली थी, फिर भी ये लोगों के मन में बने रहे। विमान का लगातार और लगभग रोबोट जैसा व्यवहार संदेह को और बढ़ा रहा था। क्या विमान को कोई और नियंत्रित कर रहा था, या कप्तान तनावपूर्ण स्थिति में केवल आदेशों का पालन कर रहा था? आइए गहराई से जानते हैं। ब्रोकन रिज दक्षिणी हिंद महासागर के एक दूरस्थ स्थान पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अत्यधिक शांति और गहराई है, और जहां ध्वनि पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। ब्रोकन रिज के नाम से जाना जाने वाला यह विशाल जलमग्न पठार बड़ी बड़ी दरारों से चिह्नित है, जिनमें से कुछ लगभग 4 मील की गहराई तक फैली हुई हैं। इसके ऊपर स्थित महासागर अंधकार, कड़ाके की ठंड और उथल-पुथल से भरा है। विमान दुर्घटना MH370 के बारे में जानकारी की तलाश कर रहे अनेक परिवारों के लिए ब्रोकन रिज आशा की घटती भावना का प्रतीक बन गया। ब्रोकन रिज समुद्र तल का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है। यह सैकड़ों मील तक फैला हुआ है और तीव्र भूवैज्ञानिक दबावों से आकारित है। सतह के नीचे भूमि खंडित, मुड़ी हुई और चिह्नित है। इस क्षेत्र से होकर तेज पानी के नीचे की धाराएं बहती हैं, जो अदृश्य धाराओं की तरह तलछट का परिवहन करती हैं। वहां डूबने वाली कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक डूबने के स्थान से बहुत दूर तक बह सकती है और अंततः रेत और चट्टानों की परतों से ढक सकती है। समुद्री भौतिक विज्ञानी डॉक्टर विंसेंट लाइन इस शांत स्थान की ओर आकर्षित हुए क्योंकि उनका मानना था कि निर्धारित खोज क्षेत्र गलत थे। उनका मानना था कि खोज प्रयास बहुत अधिक उत्तर की ओर केंद्रित थे। अपने अनूठे समुद्री धारा मॉडल और बहाव संबंधी उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए उन्होंने मार्च 2014 में पानी की वास्तविक गति का अध्ययन किया। उनके शोध ने एक विपरीत कहानी का खुलासा किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार विमान MH370 का मलबा अनुमानित क्षेत्रों में नहीं रह सकता था। इसके बजाय यह दक्षिण और पश्चिम दिशा में खिंचा चला जाता और गहरे समुद्री जलधाराओं द्वारा ब्रोकन रिज की बाहरी सीमाओं की ओर ले जाया जाता। डॉक्टर लाइने का मानना था कि दक्षिणी चाप के आसपास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान जलधाराओं द्वारा एक गुप्त पठार की ओर धकेल दिया गया होगा, जहां मलबा गहरे तलछट में डूब गया होगा और अंततः गायब हो गया होगा। उनका अध्ययन घटना के दौरान समुद्र के वास्तविक पैटर्न से मेल खाता था, जिसमें हवा, तापमान और गहराई की गतिशील शक्तियों को दर्शाया गया था, न कि केवल काल्पनिक परिदृश्यों को। 2018 में अत्याधुनिक स्वायत्त जलमग्न वाहनों का उपयोग करने वाली एक निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी द्वारा इस क्षेत्र में एक सोनार सर्वेक्षण किया गया था। ये परिष्कृत मशीनें समुद्र तल के विस्तृत क्षेत्रों का पता लगा सकती थीं और मनुष्यों के लिए दुर्गम दूरस्थ स्थानों से विस्तृत चित्र प्राप्त कर सकती थीं। सर्वेक्षण के परिणामों से एक आश्चर्यजनक खोज का खुलासा हुआ। तलछट की परतों के नीचे सोनार स्कैन से कई बड़े आकार की धात्विक वस्तुओं की उपस्थिति का पता चला। ये रहस्यमय वस्तुएं एक ऐसे क्षेत्र में स्थित थीं जहां किसी भी जहाज के मलबे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। शुरुआत में उनकी बनावट के कारण उन्हें साधारण चट्टानी संरचनाएं समझ लिया गया होगा। हालांकि उनकी चिकनी बनावट और स्पष्ट किनारों से एक ऐसे संगठन का संकेत मिलता था जो आमतौर पर
प्राकृतिक संरचनाओं में नहीं पाया जाता। डॉक्टर लाइने और उनके सहयोगियों ने तस्वीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वे आश्वस्त थे कि इनमें से एक वस्तु बोइंग 777 विमान के धड़ के समग्र आकार और रूप से मिलती जुलती थी। इसके दूरगामी परिणाम थे। यदि यह सही साबित होता तो इससे संकेत मिल सकता था कि विमान का पता लगा लिया गया है। संभवतः वह पृथ्वी पर किसी विशेष रूप से एकांत और दुर्गम स्थान पर स्थित है। परिणाम ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो और मलेशिया के अधिकारियों को भेजे गए। जवाब में सन्नाटा पसरा रहा। न कोई पुष्टि हुई, न कोई खंडन। ऐसा लगा मानो जानकारी नौकरशाही और गोपनीयता के अड़चनों में खो गई हो। अधिकारियों ने बस इतना कहा कि विमान के मलबे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्होंने सभी सोनार मानचित्रों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने पाए गए भू आकृतियों के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। डॉक्टर लाइने इस प्रतिक्रिया से चिंतित हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि यह किसी महत्वपूर्ण खोज का संकेत है जिसे गुप्त रखा जा रहा है। ब्रोकन रिज क्षेत्र की भूवैज्ञानिक जटिलता इसके चुंबकीय विसंगतियों और खनिजों की प्रचुरता के लिए लंबे समय से जानी जाती है। इस क्षेत्र में धात्विक वस्तुओं की उपस्थिति विभिन्न स्रोतों से हो सकती है, जिनमें संभावित रूप से प्राचीन या अज्ञात स्रोत भी शामिल हैं। इस संभावना के सामने आने से रहस्य और गहरा गया। वस्तुओं की अस्पष्ट पहचान ही झिझक का कारण हो सकती है। डॉक्टर लाइने के शोध में 2018 के अंत तक फिर से रुचि जागृत हुई। हाल ही में किए गए समुद्री बहाव संबंधी अध्ययनों से संकेत मिला कि अफ्रीकी तटों पर पाए गए मलबे की उत्पत्ति ब्रोकन रिज क्षेत्र से हुई हो सकती है। समुद्री धाराओं की दिशाएं उनके पहले के पूर्वानुमानों से मेल खाती थीं। नए खोज अभियान के लिए मंजूरी न मिलने के बावजूद धन की व्यवस्था नहीं हो पाई। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि खोज अभियान अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। वैश्विक समुदाय ने अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित किया। विशाल महासागर में कई रहस्य छिपे थे। विमान में सवार लोगों के परिजनों के लिए ब्रोकन रिज महज एक भौगोलिक बिंदु से कहीं अधिक बन गया। यह एक रहस्यमय पहेली में तब्दील हो गया, जिसमें ऐसे रहस्य छिपे थे जिन्हें उजागर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस क्षेत्र की अपार गहराइयां सबसे उन्नत सोनार तकनीक के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। संकेत विकृत हो जाते हैं, चित्र धुंधले हो जाते हैं और मशीनें स्पष्टता बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। यह एक दूरस्थ स्थान है जहां सच्चाई आसानी से पकड़ में नहीं आती। 2018 में जब फ्लाइट MH370 की आखिरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, तब जो चुप्पी सबसे ज्यादा गूंजी थी, उस समय वैश्विक समुदाय सच्चाई की प्रतीक्षा कर रहा था। रिश्तेदारों ने स्पष्टीकरण की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों को निर्णायक जवाब की उम्मीद थी। हालांकि रिपोर्ट में बहुत कम जानकारी दी गई थी और उसमें रडार डेटा को संपादित किया गया था, समय चिन्ह हटा दिए गए थे और उपग्रह संकेतों से संबंधित विवरण हटा दिए गए थे। अंततः इसमें कहा गया कि अधिकारी विमान के लापता होने के पीछे का वास्तविक कारण पता नहीं लगा सके। इस शांतिपूर्ण निष्कर्ष के बाद गहरी दरारें उभरने लगीं, जिसके चलते जांच से जुड़े कई वैश्विक विशेषज्ञों ने खुद को अलग कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने या कड़े बयान जारी करने के बजाय उन्होंने चुपचाप पद छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वे राजनीतिक प्रभाव में आ गए थे। रडार रिकॉर्डिंग की उपलब्धता सीमित कर दी गई और माल से संबंधित जानकारी अचानक रोक दी गई। जो अवसर पहले सुलभ थे, उन्हें चुपके से बंद कर दिया गया। अन्य देश भी चुप रहे। थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत ने उस शाम की अपनी सैन्य रडार संबंधी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया।
मलेशिया में जांचकर्ताओं को कार्गो स्क्रीनिंग वीडियो प्राप्त करने में कथित तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी या तो अपीलें खारिज कर दी गईं या फिर इतनी देर तक टाल दी गईं कि उन्हें भुला दिया गया। इस खबर को कवर कर रहे पत्रकारों को भी जानकारी जुटाने में इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संचार रिकॉर्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई। उपग्रह कंपनियों ने तकनीकी जानकारी देने से इनकार कर दिया। पहले बातूनी रहने वाले विशेषज्ञ अचानक साक्षात्कार के लिए अनुपलब्ध हो गए। हर अनुत्तरित प्रश्न ने चुप्पी के माहौल को और गहरा कर दिया। बाद में खोज दल के सदस्यों ने कई लोगों के संदेह की पुष्टि की। दुनिया भर के मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें कार्गो सूची के बारे में पूछताछ न करने की चेतावनी दी गई थी। यदि विमान के भार के बारे में कोई प्रश्न उठाए गए तो चर्चा को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। कुछ व्यक्तियों ने बताया कि उपग्रह से प्राप्त जानकारी के कुछ हिस्से गोपनीय श्रेणी में रखे गए थे और केवल उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के लिए ही उपलब्ध थे। गोपनीय जानकारी के बढ़ते स्तर ने लापता विमान के बारे में जनता की धारणा को बदल दिया। प्रारंभिक हवाई त्रासदी धीरे धीरे एक अलग परिदृश्य में तब्दील हो गई। एक सामान्य नागरिक उड़ान के दौरान बरती जा रही असामान्य गोपनीयता पर लोगों ने सवाल उठाए। विमान में महत्वपूर्ण सामग्री ले जाए जाने की आशंका जताई गई। कुछ लोगों को तो यह भी संदेह था कि कई देश मिलकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने की साजिश रच रहे हैं। 10 साल बाद भी महत्वपूर्ण दस्तावेज अनुपलब्ध हैं जिन्हें मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझकर छिपा रखा है। लापता लोगों के परिवार अधर में लटके हुए हैं, मानो उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा जा रहा हो। यह चुप्पी जानबूझकर बरती गई लगती है, मानो महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का निर्णय लिया गया हो। विमान MH370 का लापता होना महज एक लापता विमान से कहीं अधिक जटिल मामला बन गया है। यह अब मानवीय गतिविधियों, तकनीकी प्रगति और सत्ता के समीकरणों से प्रभावित एक पेचीदा पहेली बन गया है। चाहे वह विमान में मौजूद रहस्यमय माल हो या निर्धारित मार्ग से जानबूझकर भटकना 7 घंटे तक चलने वाले रहस्यमय उपग्रह संदेश और उसके बाद के गोपनीय दस्तावेज, ये सभी मिलकर एक चिंताजनक संदेह को जन्म देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।